नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 2 फरवरी 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव समारोह की निगरानी करने हेतु एक नोडल एजेंसी है? पहला कथन है संस्कृति मंत्रालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है शहरी आवास विकास मंत्रालय और चौथा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो वह उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। तो इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संस्कृति मंत्रालय का वार्षिक बजट परिव्यय संशोधित बजट योजना यानी 2021-22 के लिए स्वीकृत संशोधित परिव्यय यानी 2021-22 में कितना था? 2665 करोड़ रुपए था, जिसके मुकाबले 3009.05 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस व्यय में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2 संलग्न कार्यालयों, 6 अधीनस्थ कार्यालयों, 34 केंद्रीय स्वायत्त निकायों और मंत्रालय की योजनाओं के प्रावधान शामिल हैं। तो इस तरह से वित्त वर्ष 22-23 में वार्षिक व्यय वित्त वर्ष 21-22 में संशोधित वार्षिक परिव्यय से 13% अधिक है। यानी यह पूछ सकता है कितने फीसदी है? तो 13%। तो वर्तमान में भारत आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और यह बजट 100 वर्ष में भारत के लिए एक खाका प्रस्तुत करता है। यानी विकास और विरासत साथ साथ चलते हैं। इस तथ्य से स्पष्ट है कि पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के लिए इस वर्ष का बजटीय आवंटन काफी अधिक रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कर को सर्वप्रथम 1988 में शून्य कर भुगतान करने वाली कंपनियों को कर के दायरे में लाने के लिए पेश किया गया था। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, इस व्यवस्था के तहत कंपनियों पर 15% का कर लगाया जाता है। तो यह भी कथन सत्य है। तीसरा है, भारत में यह कर उन विदेशी कंपनियों पर नहीं लगाया जाता जो यहाँ काम कर रही हैं। तो यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है क्योंकि यह लगाया जाता है। तो अतः आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इससे संबंधित भी इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि सहकारी समितियों को मिली कर राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि सरकार का सहकारी समितियों के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स वर्तमान के 18.5% से घटाकर कारपोरेट कर के समान 15% करने का प्रस्ताव है। और सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि उन कोऑपरेटिव समितियों पर अधिभार वर्तमान में 12% से घटाकर 7% किया जाए, जिनकी कुल आय 1 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए के बीच में है। तो यहाँ पर यह बात आ रही है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर है क्या? तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी के रूप में एक करदाता द्वारा वर्ष भर आय उत्पन्न की जाती है, लेकिन आयकर कानून के विभिन्न प्रावधानों जैसे छूट, कटौती, मूल्यह्रास आदि का लाभ उठाकर इस आय को कम किया जा सकता है। तो करदाता द्वारा अपनी कर देयता को कम किया जा सकता है या वह किसी भी कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। तो शून्य कर भुगतान करने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि के कारण वित्त अधिनियम 1987 द्वारा मूल्यांकन वर्ष 1988-89 के प्रभाव से न्यूनतम वैकल्पिक कर की शुरुआत की गई थी। बाद में इसे वित्त अधिनियम 1990 द्वारा वापस ले लिया गया था और वित्त अधिनियम 1996 द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया था। तो मैट की गणना 15% बुक प्रॉफिट यानी लाभ और हानि खाते में दिखाया गया लाभ या सामान्य कारपोरेट दरों पर की जाती है। इसमें से जो भी अधिक है वह कर के रूप में देय होता है। तो मैट एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसकी मदद से कर की चोरी को रोका जा सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। उपकर और अधिभार जिसे सेस या सरचार्ज कहते हैं कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार उपकर और अधिभार दोनों लगाती है। तो यह कथन
एकदम सत्य है और दोनों का संग्रह और एकत्रण भारत की संचित निधि में होता है, यह भी कथन एकदम सत्य है। राज्य सरकारें इनमें से किसी को भी साझा नहीं कर सकती हैं, यह भी कथन सत्य। अतः तीनों सही है, उत्तर क्या होगा? डी होगा। इससे संबंधित भी खबर द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है। एक नया रेट्रो संशोधन यानी उपकर अधिभार कटौती नहीं है। तो 2005-6 से आयकर अधिनियम में पूर्वव्यापी संशोधन करते हुए बजट ने स्पष्ट किया है कि उपकर और अधिभार को व्यय के रूप में कटौती के रूप में दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और बजट ने लेनदार के हाथों धन के स्रोत की व्याख्या करने के लिए विभाग द्वारा पूछताछ के लिए आईटी कानून बनाने की जगह में भी बदलाव किया है। तो दोस्तों, इसमें उपकर क्या होता है? तो उपकर या शेष करदाता द्वारा अदा किए जाने वाला मूल कर पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता है और यह मुख्यतः राज्य और या केंद्र सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए फंड एकत्रित करने के लिए लागू होता है। तो इसमें जैसे उदाहरण है, शिक्षा पर उपकर, कृषि कल्याण पर उपकर शेष लगाया जाता है कि नहीं। और सरचार्ज क्या होता है? तो सरचार्ज भी टैक्स के ऊपर टैक्स यानी टैक्स ऑन टैक्स इसे कहते हैं, लेकिन यह सभी करदाताओं पर न लगाकर एक सीमा से अधिक आमदनी वाले करदाताओं पर ही लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आईएफएससी घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, भारत में प्रथम आईएफसी गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसे गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, इसी में स्थापित किया गया, यह भी कथन एकदम सत्य है। एसईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 केंद्र सरकार से अनुमोदन के बाद एसईजेड में एसईजेड के रूप में आईएफसी स्थापित करने की अनुमति देता है। तो यह कथन भी एकदम सत्य है, अतः आंसर क्या होगा? डी होगा। तो यह जो है द हिंदू में आई हुई खबर है, बजट एक्सटेंड्स मोर सॉफ्ट फॉर आईएफएससी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय शास्त्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, चूंकि इसकी स्थापना 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण 2019 के तहत किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात गिफ्ट सिटी में स्थित है और यह व्यक्तियों और सरकारों को फंड जुटाने की सेवाएं प्रदान करता है। और इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य वित्तीय उत्पादों को विनियमित करना, जैसा कि बीमा के अनुबंध, जमा वित्तीय संस्थानों की प्रतिभूतियां जिन्हें नियामकों द्वारा अनुमोदित किया गया है। और अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की ओर, जो 2020 में आया हुआ है। निम्न में से किन विषयों में राज्यसभा के पास लोकसभा के समान ही शक्तियां होती हैं? तो नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, तो यह तो राज्यसभा के पास होती है शक्ति। संविधान में संशोधन करने के विषय में यह जो है लोकसभा के समान ही शक्ति राज्यसभा में होती है, अतः उत्तर क्या होगा? बी होगा। सरकार को हटाने के विषय में यह जो है लोकसभा पास अतिरिक्त शक्ति होती है। कटौती प्रस्ताव लाने के विषय में भी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा को समान अधिकार। तो संसद में साधारण विधेयकों को लाना, पारित किया जाना, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, महाभियोग और उपराष्ट्रपति को निर्वाचन और पद से हटाया जाना, इन सब में इन दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। जबकि अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के मामले में राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, यानी समान नहीं है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और बिंदु है कि जब सरकार लोकसभा में धन विधेयक लाती है, तब राज्यसभा इसको नहीं रोक सकती है, यानी उसके पास लोकसभा 14 दिन के लिए भेजता है, उसे वापस भेजना होता है उस पर चर्चा करके। अगर नहीं भेजती है तो वह पारित माना जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कोई धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा स्पीकर लेता है। इसी तरह से लोकसभा के विपरीत राज्यसभा का सदस्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है। इसके अलावा लोकसभा, चूंकि लोकसभा में 543 लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, तो यहीं आप देख सकते हैं, इसलिए किसी भी संयुक्त बैठक में इसकी शक्ति अपने आप
कम हो जाती है। इसी तरह से कट मोशन यानी कटौती प्रस्ताव में लोकसभा के सदस्यों को सरकार द्वारा चर्चा किए गए वित्तीय विधेयक में एक मांग का विरोध करने के लिए दी गई शक्ति है। यदि संसद द्वारा एक कटौती प्रस्ताव अपनाया जाता है या सरकार के पास संख्या नहीं है, अतः वह लोकसभा के नियमों के अनुसार इस्तीफा देने के लिए बाध्य है। राज्यसभा की में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। तो यह महत्वपूर्ण है। और आज बात करते हैं फैक्ट ऑफ द डे में ग्रीन बॉन्ड्स की बात करेंगे। ये भी द हिंदू में आई हुई खबर है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्बन तटस्थता की ओर बढ़ने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना की घोषणा की है, जो कि वैश्विक स्तर पर एक अवधारणा है। तो सरकार पर्यावरण अनुकूल अधोसंरचना के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी और ग्रीन बॉन्ड भारतीय अर्थव्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक नींव विकसित करने वाला कदम है। इससे देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी। तो ये ग्रीन बॉन्ड होते क्या हैं? तो इस तरह के ग्रीन बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जिनका उपयोग सरकार में ऐसे वित्तीय परियोजनाओं में करती है जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इस तरह से ग्रीन बॉन्ड सरकार ने साल 2007 में लॉन्च किए थे और इन बॉन्ड के उपयोग से सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसी योजनाओं में करेगी जिसके में उसकी कार्बन पर निर्भरता कम हो सकेगी। तो इस तरह से भारत का लक्ष्य है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार ने साल 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो इस लक्ष्य का ऐलान भारत ने पिछले साल अक्टूबर में हुए ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। तो इसके अलावा भारत साल 2030 तक प्रति जीडीपी उत्सर्जन को 45% तक कम करने का इरादा भी जता चुका है। तो यह भी महत्वपूर्ण था। तो इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।